हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 ज्योग्राफी क्लास 7 प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। तो पहले हमने पढ़ा है जल के बारे में, वायु के बारे में, पृथ्वी के अंदर क्या है, हमारी पृथ्वी बदल क्यों रही है, पृथ्वी की परतों के बारे में, पर्यावरण के बारे में, ये सब पढ़ लिया है। तो इसी से रिलेटेड हमारा है प्राकृतिक वनस्पति, ये भी हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। और वन्य जीवन, तो ये भी हमारे वातावरण के अंदर पाए जाते हैं। तो कौन सी जगह पे कैसी जलवायु, कैसा वन्य जीवन पाया जाता है और किस तरह के वनस्पति पाई जाती है और कैसी जलवायु है, ये सब हम इस लेसन में देखेंगे। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी, मतलब जो शिविर लगाए जाते हैं छुट्टियों में। अपने सहपाठियों के साथ वो हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। उसे सब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पे जा रही थी तो स्थलाकृति और प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरानी हो रही थी। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वनस्पति हमें बदली हुई दिखती है, क्योंकि अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग जलवायु के अकॉर्डिंग वनस्पति पाई जाती है। गिरिपाद में स्थित शाल और सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए। पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों, शंकुआकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे, क्योंकि पर्वतों की ढलानों पर क्या होते हैं, नुकीली पत्तियों वाले जो पौधे हैं वो मिलते हैं, शंकु के आकार के। उसे पता चलता है वो शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया। वे रोडोडेंड्रोन के फूल थे। लाल लाल जो फूल थे वो रोडोडेंड्रोन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा, ये हिमाचल में पड़ता है रोहतांग दर्रा, की भूमि छोटी छोटी घास और कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी हुई थी। तो सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई और वनस्पति की जो विशेषताएं हैं वो एक दूसरे से संबंधित है। कि स्थल की ऊंचाई की जितना ऊंचा जगह होगी उस पे कैसे वृक्ष होंगे, उससे ऊंची जगह पे कैसे होंगे, तो ये सब चीज़ें हैं वो वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर समतल मैदान है तो कैसी वनस्पति पाई जाए, थोड़ा ऊंचे पे जाएंगे पठारी पे कैसी मिलती है, पहाड़ों पे कैसी मिलती है, पर्वतों पे कैसी मिलती है, ये सब ऊंचाई के साथ संबंधित है। और इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है और वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा ये ढाल और मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि वनस्पति किस चीज़ के ऊपर, वनस्पति की वृद्धि है वो तापमान के ऊपर निर्भर करती है और नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा ढाल और मिट्टी की जो परत होती है, मिट्टी की परत पतली है या मोटी है, वैसे कारकों के ऊपर निर्भर करती है। तो इसमें जलवायु में जैसे जैसे परिवर्तन होता है तो प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन आता है। तो जलवायु के ऊपर डिपेंड करती है। क्या आप जानते हैं कि चढ़ाई के साथ सलीमा ने प्राकृतिक वनस्पतियों में क्या परिवर्तन देखा? हिमालय में गिरिपाद से लेकर ऊंचाई तक सलीमा ने किस प्रकार की वनस्पति देखी? सलीमा की तरह आप भी किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पाई जाने वाली जो वनस्पति है, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति है, उन पर ध्यान दें और उन कारकों पर विचार करें जिसके कारण वनस्पतियाँ वहाँ पैदा हुई है। वृक्षों की कटाई, चराई और नकदी फसलों की जो खेती है वो निर्माण कार्यों आदि के रूप में उस क्षेत्र में अगर कोई मानव हस्तक्षेप हुआ है तो उसे लिखें। तो ये सब चीज़ें हैं। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता और प्रकार में भी परिवर्तन आता है। किसके कारण? तापमान और नमी के कारण और मिट्टी और ढाल और मिट्टी की परत की मोटाई के कारण। तो इन घटकों में जो अंतर आता है जगह को देख करके या किसी भी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति, तो उसकी सघनता भी उसी के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सी जगह पे सघन वनस्पति पाई जाएगी और कौन सी जगह पे है वो अलग अलग जगह पे वनस्पति दूर दूर पाई जाएगी। मतलब सघन का मतलब जैसे बहुत ज़्यादा इकट्ठी। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। एक वन होता है जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, जो वृक्ष और उन कारकों के आधार पर सघन और खुले वन विकसित होते हैं। दूसरा होता है घास तल। 3 प्रकार की होती है वन, घास तल और कांटेदार झाड़ियाँ। घास तल वो होते हैं जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, और वन कहाँ होते हैं? जो उच्च तापमान और ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में वन पाए जाते हैं। उसके बाद तीसरा है कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ और झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में जैसे रेगिस्तान है, राजस्थान है। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना ये अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे और उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों में विभिन्न भागों में पाई जाने वाली अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में, बिल्कुल ध्रुव प्रदेश की साइड में, उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं शंकुआकार के पौधे मिलते हैं, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियाँ, और आर्द्र जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे घने हैं वो उष्णकटिबंधीय दृष्ट काष्ठ वनों के बारे में अन्य जानकारियाँ दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। जैसे जैसे जलवायु बदलेगी प्राकृतिक वनस्पतियों के अंदर भी बदलाव का
आता है और ये मुख्य कारण है बदलाव का। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति और उसके गुण और यहाँ प्रवास करने वाले जीवों की जानकारी प्राप्त करें। इस लेसन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, इससे भी एक क्वेश्चन जहाँ भी ज्योग्राफी आती है वहाँ पक्का आता है। और रीट में भी इसी लेसन से एक क्वेश्चन आया था, वो अलग अलग 4 आपको वृक्ष के नाम दे दिए गए थे और उसको कौन से मतलब उष्णकटिबंधीय सदाबहार है या पर्णपाती है या शंक्वाकार या टैगाधारी, मतलब उसके साथ में मैचिंग करना आया था। तो ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल है कि इन्हें पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होता है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि पृथ्वी के फेफड़े हैं वो किनको कहा जाता है। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है उनको बोलते हैं, वो इतने विशाल हैं। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं और पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ हैं वो पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। क्योंकि हमेशा इनकी पत्तियां हैं वो पूरी तरह नहीं झड़ती है, मतलब कुछ ना कुछ इनके ऊपर रहता है। काफ़ी घने मोटे वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता, मतलब इतने घने होते हैं। और आमतौर पर यहाँ दृढ़ कास्ट कौन कौन से, जैसे रोजवुड हो गया, आबनूस और हो गया, महोगनी हो गया। तो ये 3 आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रोजवुड, आबनूस और महोगनी ये कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार में। रोजवुड ये दृढ़ कास्ट के हैं, ये पूछा जा सकता है कि दृढ़ कास्ट के कौन से होते हैं। रोजवुड, आबनूस और महोगनी तीनों ही ऐसे आप याद रख सके जिसमें 4 लेटर का एक अक्षर है, उसमें आप रोजवुड हो गया, ये भी 4 का है, ये भी 4 का है, ये 4 का है। तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार भी जैसे लंबा सा वर्ड है, तो इससे आप अटैच करके इसको आप लर्न कर सकते हैं। उसके बाद में एनाकोंडा है विश्व का सबसे बड़ा सांप, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है और ये मगर जैसे बड़े जानवर को मार कर खा सकता है, मतलब इतना बड़ा सांप है ये, और ये भी यहीं पे पाया जाता है। और उसके बाद आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वो होते हैं जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो मानसून के साथ चलते हैं, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष है वो पत्तियां झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वाले कौन सी है? साल है, सागवान, नीम और शीशम है। ये नॉर्मल जो अपने इधर भारत के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। दृढ़ काष्ठ वृक्ष है फर्नीचर, यातायात और निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर कौन से होते हैं? बाघ हो गया, शेर हो गया, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर, ये सब इन्हीं में पाए जाते हैं। कहाँ पे? पर्णपाती वालों में। और इसमें सागवान, साल, नीम और शीशम नॉर्मल है ये, तो ये आप देखते ही रहते हैं। उत्तर भारत के अंदर ये थोड़े ज़्यादा मिलते हैं। भारत में शीतोष्ण सदाबहार और शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, उन राज्यों के नाम आपको देखना है और बताना है। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं ये भी आपको बताना है। उसके बाद में शीतोष्ण सदाबहार वन, ये ठंडे शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। तटीय क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पे पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका हो गया, दक्षिणी चीन हो गया, दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील हो गया। यहाँ बांज, चीड़, यूकेलिप्टस, जिसको आप सफ़ेदा बोलते हैं यूकेलिप्टस, और दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ पे दोनों टाइप के होते हैं, बांज, चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ये शीतोष्ण सदाबहार वन है और ये तटीय क्षेत्रों में ज़्यादा मिलते हैं। उसके बाद में शीतोष्ण, एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार थे, एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती थे। अब शीतोष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण पर्णपाती, तो उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिम यूरोप के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां हैं वो शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। और यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बांज, ये पहले भी आया है, एस, बीच आदि, हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर है। फीजेंट और मोनाल है, ये इसका नाम पूछ लिया जाता है कई बार, ये सीटेट में बहुत बार आया है। फीजेंट एंड मोनाल है वो शीतोष्ण पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। ये पक्षी है, ये वहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद में भूमध्य सागरीय वनस्पति। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व और उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग में शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती वनों से पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी किनारे हैं वो भिन्न हैं और यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ये, क्योंकि इसी एरिया में पाई जाती है इसलिए इस भूमध्य सागरीय वनस्पति इसका नाम पड़ा। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम दक्षिण अमेरिका और दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म और वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे नींबू, ये पूछ सकता है ये नींबू कहाँ पे मिलते हैं, तो ये भूमध्य सागरीय वनस्पति का पार्ट है।
सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है, तो यहाँ वन्य जीवन कम है। तो अपने आसपास नरम और काष्ठ से बनी वस्तुओं पर ध्यान दें, अपने से बड़ों के आसपास वृक्षों के नाम पता करें। उसके बाद में है शंकुधारी। उत्तर गोलार्ध के उच्च अक्षांशों जैसे 50 डिग्री से 70 डिग्री के आसपास में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टैगा भी कहते हैं। शंकुधारियों को क्या बोलते हैं? टैगा वनस्पति। ये वन अधिक ऊंचाइयों पे पाए जाते हैं। टैगा कहाँ पे? बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे। इन वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा, क्योंकि हिमालय ऊंचाई पे है, तो लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग है वो लुगदी, कागज़ की जो लुगदी होती है वो बनाने में यूज किया जाता है, जो सामान्यतः अखबारी कागज़ बनाने के काम आती है। और जो नरम काष्ठ है उसका प्रयोग माचिस और पैकिंग के बक्से बनाने में काम लिया जाता है। चीड़ देवदार है, ये मेनली आपको याद रखना है, चीड़ और देवदार। रोजवुड, महोगनी और वो कौन से थे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में आते हैं। तो यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, दुर्व्य, भालू जैसे जानवर हैं वो पाए जाते हैं। रूसी भाषा में टैगा का क्या अर्थ है? शुद्ध या अनछुआ। बिल्कुल ऐसे होते हैं ये जिनको कोई छूता ही नहीं है, मतलब शुद्ध है बिल्कुल। उसके बाद में घास तल के बारे में बात करेंगे हम। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। उष्णकटिबंधीय, उष्ण जहाँ भी आएगा ना वो भूमध्य रेखा के आसपास का इलाका। उष्ण का मतलब गर्म थोड़ा सा, और गर्म इलाका कहाँ होगा? भूमध्य रेखा के आसपास का एरिया गर्म होगा। उससे ऊपर जैसे जैसे जाएंगे शीत, उसके बाद में ध्रुवीय और भी ठंडा हो जाएगा। तो उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखा के आसपास का एरिया है, तो उसके किसी भी साइड उग जाते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। एक उत्तरी अक्षांश और एक दक्षिणी अक्षांश है। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। और अफ्रीका का जो सवाना घासतल है वो भी इसी प्रकार का है। अफ्रीका का जो सवाना घासतल है वो भी इसी प्रकार का। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घासतल से हाथी, जेबरा, जिराफ और हिरन, तेंदुआ जानवर पाए जाते हैं। उसके बाद में शीतोष्ण, ये थोड़ा सा और अक्षांशों की तरफ जाएंगे आप। उष्ण से अगला हिस्सा है ऊपर की साइड में या थोड़ा सा नीचे की साइड में। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीप के भीतरी भागों में पाई जाती है। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में समाज जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप, ये बाइसन का नाम बहुत बार पूछा जाता है, एंटीलोप, ये शीतोष्ण घास स्थलों में पाए जाते हैं। फिर है कंटीली झाड़ियाँ। ये तो कहाँ मिलेगी? आपको नाम से ही पता चल रहा है, कंटीली झाड़ी है, राजस्थान भरा पड़ा है इससे। शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर पाई जाती है। तीव्र गर्मी और बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ ऐसी वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तान प्रदेशों को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताएं जिन्हें आप पहले जान चुके हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा, क्योंकि ध्रुवों पर बर्फ पड़ती है। वहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन जैसी झाड़ियाँ पाई जाती है। ये भी पूछा जा सकता है काई और लाइकेन है वो कहाँ पे मिलती हैं? तो ये आपको ध्रुवीय प्रदेशों में। अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति भी बोल देते हैं, और शंकुधारी को टैगा प्रकार की बोल देते हैं। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है, मतलब ध्रुवीय क्षेत्रों में। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर और मोटी चमड़ी होती है ताकि उनको ठंड से बचाया जा सके। ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर है सील, वालरस, जैसे वालरस का नाम बहुत बार पूछ लिया जाता है, या ध्रुवीय बालू या बर्फीली लोमड़ी, मतलब इनके नाम भी ऐसे ही होते हैं। सील का मतलब आप ठंडे से लगा सकते हो कि बहुत ज़्यादा ठंडा है, ऐसे सोच करके। तो ये ध्रुवीय प्रदेशों में पाया जाता है। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे थे। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि और आवास के लिए स्थान चाहते हैं, उनको रहने के लिए जगह चाहिए, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? क्या वे पुनः वैसे ही बन पाएंगे? अगर लोग इस प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे हमें? क्या आप लोग सलीमा से सहमत हैं? अगर अपने दोस्तों के साथ आप वनस्पति और प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें तो इनके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव भी आप दे सकते हैं। तो ये देखो कुछ एक घास के मैदान, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है कुछ एक, ये सवाना घास के मैदान है वो अफ्रीका में मिलता है। कंपोस है वो ब्राज़ील में मिलता है, और लानोस है वो वेनेजुएला में। ये तीन तो आपके उष्णकटिबंधीय जो गर्म एरिया में पाए जाते हैं। उसके बाद में है ठंडे एरिया में पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय, पैम्पास, प्रेरी, वेल्ड, स्टेपी, डॉन। डॉन मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी मध्य एशिया के अंदर, वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका के अंदर, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, और अर्जेंटीना में पंपास। एक कंपोस है, एक पंपास है। पंपास है वो ठंडा है, कंपोस है वो गर्म है। तो सवाना, कंपोस, लानोस आप 3 याद रख लो उष्णकटिबंधीय, बाकी जो बच गए हैं वो शीतोष्णकटिबंधीय में आते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। कई बार इसका मैचिंग करना आ जाता है। उत्तरी अमेरिका में जैसे प्रेरीज हो गया, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी, अर्जेंटीना में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डॉन, वेनेजुएला में लानोस, और ब्राज़ील में कंपोस, और पूर्वी अफ्रीका में सवाना।
उसके बाद वनस्पतियों का विकास है वो किन 2 कारकों पे निर्भर करता है, तापमान के ऊपर और नमी के ऊपर और मिट्टी की मोटाई पे। ये हमने देखा था। प्राकृतिक वनस्पतियों की 3 श्रेणियाँ, घासतल होगी, झाड़ियाँ होगी, वन हो गई। उष्णकटिबंधीय सदाबहार के 2 काष्ठ पेड़ों के नाम बताए, रोजवुड और महोगनी हो गई। विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो आपने देखा था कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वो 2-3 जगह पे मैंने आपको बताया था। ऊपर एक जैसे मिक्स है। ये नींबू है वो किस प्रकार की जलवायु में पाया जाता है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु में पाया जाता है। शंकुधारी वनों के कोई 4 उपयोग बताओ, तो आप इसमें से देख के आप बता सकते हैं। ये तो थोड़ा सा लंबा है, मतलब बहुत ज़्यादा संक्षेप में नहीं है। विश्व के किन भागों में मौसमी घासतल पाए जाते हैं, ये भी आपने पढ़ा है। मौसमी घासतल जो मानसून के हिसाब से पाए जाते हैं, तो मौसमी घासतल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो ऊपर मैंने आपको बताया था। ये यूरोप, अफ्रीका, ये सब चीज़ें हैं ना, वो थोड़ा बार बार पढ़नी पड़ेगी आपको, ये मिक्सर रहा है थोड़ा सा। उसके बाद में काई और लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं, काई और लाइकेन है वो टुंड्रा वनस्पति में पाए जाते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ, जहाँ पे रेगिस्तानी जलवायु वहाँ कांटेदार झाड़ियाँ मिलेंगी। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर कौन सा है, तो आपने पहले देखा था कि बंदर। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति कौन सी है, शंकुधारी में कौन सा पाया जाता है, चीड़ का। और स्टेपी घासतल है वो कहाँ पाए जाते हैं, मध्य एशिया के अंदर। दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड था, ऑस्ट्रेलिया में डॉन था और मध्य एशिया में स्टेपी। उसके बाद में वालरस, अभी अभी मैंने बताया था एक ध्रुवीय जानवर है ये वालरस, ये पूछ लिया जाता है। देवदार का वृक्ष, चीड़ और देवदार के वृक्ष है वो टुंड्रा वनस्पति के पार्ट है। और जैतून है, ये भी आया था नाम ऊपर, हाथी का नाम भी आया था। कंपोस और डाउन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और कंपोस ये पाया जाता है, कंपोस कहाँ का है, कंपोस उष्णकटिबंधीय है। मैंने बताया था कंपोस और पेम्पास, पेम्पास है वो शीतोष्ण कटिबंधीय और कंपोस है वो उष्णकटिबंधीय है। ब्राज़ील का उष्णकटिबंधीय घासतल है, वो डाउन ऑस्ट्रेलिया वाला है। और जैतून है ये नरम काष्ठ वाला पेड़ है। उसके बाद में ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले जानवरों की फर त्वचा मोटी होती है क्योंकि वो उसको ठंड से बचाने की रक्षा करती है, वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है। पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। और वनस्पति के प्रकार सघनता एक स्थान से दूसरे स्थान पे बदलती रहती है। ये सब आपने ऊपर देख लिया, इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, यही आप याद रखना। और इसमें इम्पोर्टेंट आपको ये याद रखना है घास स्थलों के नाम और जो जो जानवर जहाँ जहाँ पाए जाते हैं और जहाँ जिस तरीके के पेड़ों के नाम है वो और जानवरों के नाम वो आपको याद रखने, विशेष जगह पे कौन से विशेष जानवर और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारा प्राकृतिक वनस्पति वाला लेसन हो गया कंप्लीट। आगे हम करेंगे नेक्स्ट लेसन कल, और आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।